एलर्जीज कोई भी चीज मेरी स्किन के कांटेक्ट में आए, फेस के कांटेक्ट पे आए या बॉडी के कांटेक्ट में आए, उससे एलर्जी हो सकती है। और ये जो चीज़ें कांटेक्ट में आने वाली हैं ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें भी हो सकती हैं। कोई भी नई आइटम अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपको डाउट है और उनमें कई तरह के अगर केमिकल्स हैं तो प्लीज़ उसका एक तरह का सेंसिटिविटी टेस्ट बहुत ही छोटी मात्रा में अपने किसी स्किन के एरिया पे टच करके कम से कम 20 मिनट वेट करें। जिन चीज़ों में डस्ट उड़ती है, जिन चीज़ों में धुआं उड़ता है और जिन चीज़ों में स्मेल होती है, वो तीनों ही हमारी सांस के लिए हानिकारक है। हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए फोकस चैनल का बॉडी क्लॉक प्रोग्राम लेकर। इसमें आज हम बात करेंगे एलर्जी के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और ऐसे में बदलते मौसम के साथ बच्चों को एलर्जी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सर्दी जुकाम होना, छींक का आना, खांसी होना या छाती में कफ जमना, ऐसी प्रॉब्लम अक्सर के बदलते मौसम में बच्चों को प्रॉब्लम देती है या उनको अपना शिकार बनाती है। ऐसी ही प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे बचाव कर सकते हैं ताकि इस बदलते मौसम का असर हमारे बच्चों पर ना पड़े। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नारंग, जो बताएंगे हमें कि हम बदलते मौसम में अपने बच्चों की किस तरीके से पहले से ही केयर करके रखें ताकि हमारे बच्चों को एलर्जी की प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फोकस चैनल बॉडी क्लॉक पे आज मैं बच्चों में होने वाली एलर्जीज के बारे में बताऊंगा। एलर्जीज कैसे होती है? एलर्जीज कोई भी चीज मेरी स्किन के कांटेक्ट में आए, फेस के कांटेक्ट पे आए या बॉडी के कांटेक्ट में आए, उससे एलर्जी हो सकती है। और ये जो चीजें कांटेक्ट में आने वाली हैं ये हमारी रोजमर्रा की चीजें भी हो सकती हैं, जैसे जो हम बॉडी सोप इस्तेमाल करते हैं, पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ऑयल्स एंड परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, और या फिर जो बच्चे कई बारी कलर से खेलते हैं और कलर से खेलने के बाद अगर वो प्रॉपरली अपने हाथ ना साफ करें तो उन कलर्स में जो केमिकल्स होते हैं उनसे भी एलर्जी होती है। तो मेरी स्किन के कांटेक्ट में कोई भी चीज आए वो एलर्जी कर सकती है, या मेरे खाने में कोई भी चीज आए जो एलर्जी कर सकती है। खाने में कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनसे हमें पहले भी एलर्जी हुई हो तो हमें उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे देखा जाता है कि बहुत बारी नट से, एग से, फिश से, प्रॉन से या डिफरेंट तरह के सी फूड वगैरह से एलर्जीज होती है। तो अगर किसी को पता है कि इन चीजों से एलर्जी होती है तो उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। खाने की एलर्जीज इनके अलावा खाने में पड़े हुए केमिकल से, खाने में पड़े हुए रंगों से भी होती है। तो जितने भी फूड आइटम्स हैं जिनमें आर्टिफिशियल कलर्स पड़ते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डिफरेंट तरह के स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, और उनमें होने वाले जो कलर इस्तेमाल होते हैं आप उनको अवॉइड करेंगे तो ये एलर्जी रुकती है। तीसरी एलर्जीज होती हैं हमारे पेट में अगर कोई कीड़े हैं उनसे भी। तो मैं 3 तरह की एलर्जी, कांटेक्ट एलर्जी, फूड में गई आइटम्स की एलर्जी और पेट में कीड़ों की एलर्जी, इन तीनों का पहले तो प्रिवेंशन के बारे में बोलूंगा। तो जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके स्किन के कांटेक्ट में आ रही है उनमें कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, और जितनी भी चीजें इस्तेमाल करें आप उनको अगर पहली बार ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बहुत छोटा सा पार्टिकल आप स्किन को टच करके करीब 15 से 20 मिनट छोड़ें। अगर वहां पर कोई रेडनेस नहीं होती तो तभी ही आप वो चीज का अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करें।
क्योंकि अगर आप कोई भी चीज लाते हैं और सडनली उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो कई बार एलर्जीज इतनी सिवियर होती हैं, जो कि टाइप 1 एलर्जीज होती हैं, उनमें ब्रीदिंग का भी डिस्कम्फर्ट होता है और पूरा मुंह के अराउंड स्वेलिंग आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कोई भी नई आइटम अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपको डाउट है और उनमें कई तरह के अगर केमिकल्स हैं, तो प्लीज उसका एक तरह का सेंसिटिविटी टेस्ट बहुत ही छोटी मात्रा में अपने किसी स्किन के एरिया पे टच करके कम से कम 20 मिनट वेट करें। फूड आइटम, जैसे मैंने बोला, जिन फूड आइटम्स में आर्टिफिशियल कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, उन फूड आइटम्स को कभी भी इस्तेमाल ना करें। और पेट में कीड़ों के बारे में अगर हम सैनिटेशन का, अपने पानी के पीने का पूरा ख्याल रखेंगे तो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर आप 6 महीने में एक बारी कीड़ों की दवाई ले सकते हैं, पर कभी भी कोई भी दवाई बगैर डॉक्टर के परामर्श के ना लें। और 6 महीने में एक बारी कीड़ों की दवाई बच्चों को भी दे सकते हैं, बट डॉक्टर की सलाह पे, बिकॉज उनकी डोज एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब अगर बच्चे को एलर्जी हो गई है तो सबसे पहला चीज हमने ये देखनी है कि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उसके लिप्स के अराउंड स्वेलिंग है और सांस लेने में दिक्कत है और उसके होंठ का कलर पेल या ब्लू हो रहा है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। और अगर इचिंग है तो अगर आपके पास कोई एंटी एलर्जिक दवाई है तो आप उसको दे के फिर डॉक्टर पे जाएं। और जो जो चीजें आपने पिछले 12 घंटे में बच्चे को दी हैं उनके बारे में सोचें कि उनमें से कोई सी चीज ऐसी है जिससे एलर्जी होती है, तो उस चीज को आपको फ्यूचर में अवॉइड करना है। जिन एलर्जी से थोड़ी इचिंग होती है तो उनके लिए तो सिंपल एंटी एलर्जिक मेडिसिन काफ़ी होती हैं, और सबसे ज़रूरी है कि वो एलर्जी को अवॉइड करना है नेक्स्ट टाइम से। और जैसे मैंने बोला, कोई भी कॉस्मेटिक्स बच्चों में ना इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट सिंपल सोप होते हैं जिनमें आप नॉर्मल सोप्स की तरह इस्तेमाल करें, और कोई भी सोप जिनमें ज़्यादा परफ्यूम्स एंड कलर हैं उनका कभी प्रयोग ना करें। सिंपल ऑयल्स लाइक कोकोनट ऑयल बच्चे की स्किन के लिए बेस्ट होता है। और कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सेंसिटिविटी टेस्ट करके देखें और फिर उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप बच्चों में होने वाली कॉन्टैक्ट एलर्जीज को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा बच्चों को डस्ट से भी एलर्जी होती है, और जिस तरह से इस समय एयर पोल्यूशन है तो इस तरह की एलर्जीज में सांस लेने वाली प्रॉब्लम्स, गले में खराश, चोकिंग होना और इस तरह से एलर्जीज होती हैं। अगेन प्रिवेंशन, हमें पता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये हमारा ही किया हुआ है। हम अगर डस्ट को, अगर हम धूल मिट्टी को, अगर हम स्मोक को, अगर हम स्मेल वाली चीज़ों को कम से कम प्रयोग करें तो ये चीज़ें एलर्जीज नहीं होती। मैं 3 चीज़ें बोलूँगा। जिन चीज़ों में डस्ट उड़ती है, जिन चीज़ों में धुआं उड़ता है और जिन चीज़ों में स्मेल होती है, वो तीनों ही हमारी सांस के लिए हानिकारक है। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि आप डस्ट को कभी भी झाड़ू से मत साफ करें। आप डस्ट को साफ करने के लिए गीला पोछा लगाएं या वैक्यूम क्लीनिंग करें, क्योंकि अगर आप झाड़ू लगाते हैं या झाड़ते हैं तो एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह चली जाती है और वो रहती आपके इन्वायरमेंट में ही है। बट अगर हम गीला पोछा लगा के, और स्पेशली कॉर्नर्स पे जहां पर फर्नीचर पड़ा होता है उनके पीछे जो डस्ट इकट्ठी होती है, जो कारपेट्स हैं उनके साइडों में, उनके नीचे जो डस्ट इकट्ठी होती है, अगर हम रेगुलरली उनको वैक्यूम करें और उनको मतलब गीले कपड़े से साफ करें तो हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। स्पेशली मैं बोलूँगा अगरबत्ती, धूप, सिगरेट,
ये 3 बहुत बड़े स्मोक के फैक्टर हैं। और हवन से तो मैंने कई बारी कुछ बच्चों को आईसीयू तक में दाखिल किया है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा स्मेल और धुएं से बच्चों को सांस लेने में कठिनाई हुई और उनको इमीडिएटली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। जिन पेरेंट्स को स्मोकिंग करते हैं उनको मैं आग्रह करूंगा, उनको मैं निवेदन करूंगा कि जिन घर में स्मोकिंग होती है उन बच्चों को और बच्चों से 7 गुना ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, 7 गुना ज़्यादा उनके लंग्स चोक होते हैं। तो प्लीज़ एक छोटा सा लंग जो एक सिगरेट के धुएं से खराब होता है और आने वाला भविष्य हमें इनके लिए सुधारना है, तो स्मोकिंग तो टोटली बैन होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से पोल्यूशन लेवल कम होगा और सरकार उसमें सुविधाएं दे रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो हमारा पोल्यूशन लेवल कम होगा और आने वाला भविष्य इन बच्चों के लिए सुखी होगा। तो देखा आपने कि बदलते मौसम के साथ किस तरीके से एलर्जी अपने बच्चों को परेशान करती है, और हम अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें और डॉक्टर की राय लें तो इससे हम बच सकते हैं। आज हमें डॉक्टर नारंग ने बहुत सारी अहम जानकारी दी, जिसके चलते हम अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।